नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो अप्रैल माह 2024 में एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 2 आकलन उपकरणों की रचना का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 2 आकलन उपकरणों की रचना, डिजाइनिंग ऑफ असेसमेंट टूल्स। तो आप लोग ध्यान रखना, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है, इसके सीमित कॉलेज हैं अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। व्यू आए तभी हम लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो जो फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम है अप्रैल माह में दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा जाएगा, अप्रैल लास्ट में जाएगा, इतना ही। डेट शीट जल्दी उम्मीद है कि मार्च में जारी हो जाएगी, जैसे मार्च फर्स्ट वीक में उम्मीद है। तो प्लीज़ आप लोग अभी से कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, क्योंकि BD 401 थोड़ा सा पेपर टफ माना जाता है, बच्चों का बहुत ज़्यादा बैक लगता है। पहले BEd सेकेंड ईयर में था, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रख के कुछ नहीं, अगर बुक्स चाहें तो मिल रही होगी जो, तो खरीद लीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते हैं, तो जो प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं सारे प्रश्नों को रट डालिए। निश्चित रूप से आपको कम से कम 50 प्लस प्रश्न सेम टू सेम मिल जाएगा। बाकी आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में देख ही चुके हैं कितना ज़्यादा हेल्प होता है आपको। तो प्लीज़ अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी आपके BEd कर रहे हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आगरा यूनिवर्सिटी में अगर आप री एग्जाम देने जा रहे हैं BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग का, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। एक बार फिर से कह रहे हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कि अप्रैल में एग्जाम होगा, तो मान चलिए अप्रैल लास्ट में हो सकता है, ठीक है। डेट शीट आने दीजिए, संभावना अगर अप्रैल फर्स्ट वीक में एग्जाम शुरू हो गया है तो अप्रैल लास्ट तक बहुत ज़्यादा करेगा, नहीं तो अप्रैल मध्य में ही आपका एग्जाम हो, या फिर बहुत ज़्यादा जाएगा तो अप्रैल मई फर्स्ट वीक में चला जाएगा, इतना ही हो सकता है। लेकिन आप मान चलो अभी कि 7 अप्रैल से अप्रैल फर्स्ट वीक में दिया गया है, तो आपका अप्रैल में ही एग्जाम होगा। फर्स्ट पेपर मैं बार बार कह रहा हूँ टफ है, तो आप लोग अभी से जुड़े रहें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें, नहीं तो इस पेपर में आपके नंबर कम आ सकते हैं, फिर री एग्जाम देना बैक आ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 401 दिया गया है, इस जगह पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे सब्जेक्ट की वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को बार बार देखिए, प्रश्नों को रटिए। जब तक आपको बुक वगैरह नहीं खरीदते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हो प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? A. सिम्पसन, B. क्रेथवाल, C. स्किनर, D. बेंजामिन, S. ब्लूम। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना, D. बेंजामिन S. ब्लूम। अगला प्रश्न है, सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है A. अनुप्रयोग, B. ज्ञान, C. संश्लेषण, D. बोध। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 2 का D, बोध। हालांकि कई कई आपको ज्ञान दिया हुआ है, मॉडल पेपर वगैरह में देखेंगे, लेकिन इसका सही जवाब जो है ये D ही होगा, ठीक है, बोध। चाहे आप बुक में जाके देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, नए
परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है। ए अनुप्रयोग बी ज्ञान सी विश्लेषण डी बोध। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, ए अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है। ए अनुप्रयोग बी ज्ञान सी मूल्यांकन डी संश्लेषण। तो एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण मतलब ही होता है जोड़ना, और किसी विचार को कई भागों में बांटना अर्थात अलग अलग करना क्या कहलाता है, तो विश्लेषण। आप खुद देखिए प्रश्नों में दिया रहता है, इसका विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण मतलब ही होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ठीक है, कई पार्ट। लेकिन जब एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, संश्लेषण अर्थात जोड़ना। और जब किसी विचार को अलग किया जाता है कई विचारों में तो उसे क्या कहते हैं, विश्लेषण। दोनों को भूलना नहीं, दोनों महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है। ए दृष्टिकोण और रुचि, बी शारीरिक और मोटर कौशल का, सी बौद्धिक कौशल का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी बौद्धिक कौशल का, संज्ञानात्मक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है। ये भावात्मक क्षेत्र बी, क्रियात्मक क्षेत्र सी, संज्ञानात्मक क्षेत्र डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, क्रियात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण मूल और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं। ए भावात्मक क्षेत्र बी, मनोचालक क्षेत्र सी, संज्ञानात्मक क्षेत्र डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना, ए भावात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है। ए संश्लेषण बी विश्लेषण सी बोध डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना, डी मूल्यांकन इसका सबसे उच्चतम स्तर है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग ध्यान रखना संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा 8 का डी मूल्यांकन। इसका निम्नतम स्तर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो निम्नतम क्या होगा, ज्ञान। अगर आप क्रम से देखेंगे 6 हैं, ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर मूल्यांकन है, तो निम्नतम स्तर क्या है, ज्ञान। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, ज्ञान ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनोमी में ज्ञान विश्लेषण संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है। ए संज्ञानात्मक डोमेन का बी, भावात्मक डोमेन का सी, साइकोमोटर डोमेन का डी, उपरोक्त सभी का। तो ब्लूम टेक्सोनोमी में ज्ञान विश्लेषण संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है। सही जवाब हो जाएगा ए संज्ञानात्मक डोमेन का। ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया आपको, ज्ञान विश्लेषण संश्लेषण ये सारी चीज़ें किसमें हैं, संज्ञानात्मक डोमेन में। क्या क्या है, ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है, ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक में है। और भावात्मक में क्या है, अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। और क्रियात्मक उद्देश्य में क्या है, उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है बार बार। भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है। ए छात्र पत्र लिख सकता है, बी छात्र ईमानदारी को महत्व दे सकता है, सी छात्र ग्राफ खींच सकते हैं, डी विद्यार्थी चित्र बना सकते हैं। तो भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा बी। जो लोग भावात्मक होते हैं, भावुक होते हैं, वही तो ईमानदार होते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, झूठ नहीं बोलते हैं या फिर हर किसी चीज़ को गलत नहीं करते हैं, ठीक है। भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है, तो छात्र ईमानदारी को महत्व देता है, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, 100+ प्रश्न है, ठीक है। किसी विषय की संज्ञानात्मक संरचना को जानने के लिए विशेष सामग्री को कुछ भागों में व्यक्त करने के रूप किसे जाना जाता है। ए अनुप्रयोग, बी विश्लेषण, सी संश्लेषण, डी बोध। सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना, बी विश्लेषण। अगला प्रश्न है, मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए। ए मापित, बी परीक्षित, सी मूल्यांकित, डी आकलित। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी आकलित। अगला प्रश्न है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित है। ए सीखने की गतिविधियां, बी शिक्षण रणनीतियां, सी सीखने के संसाधन, डी क्रियात्मक क्रिया। सही जवाब हो जाएगा 13 का
ए सीखने की गतिविधियां। अगला प्रश्न है सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ए निर्माण में आसानी, बी अनुमान लगाने का उन्मूलन, सी पद वैधता, डी व्यापक प्रतिदर्शन। सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना आप लोग, ए निर्माण में आसानी। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्नों से छात्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। ए विशिष्ट जानकारी का स्मरण, बी प्राप्त जानकारी का विश्लेषण, सी सूचना के विभिन्न पहलुओं का संश्लेषण, डी किसी तथ्य के मूल्य का मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना, बी प्राप्त जानकारी का विश्लेषण। अगला प्रश्न है MCQ में गलत विकल्प होते हैं। ए प्रतिक्रियाएं, बी उत्तर, सी विचलित करने वाले, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का, विचलित करने वाले। अगला प्रश्न है चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है? ए संरचनात्मक साक्षात्कार, बी केंद्रित साक्षात्कार, सी पैनल साक्षात्कार, डी समूह साक्षात्कार। तो चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा 17 का, बी केंद्रित साक्षात्कार। अगला प्रश्न है जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है। ए संरचनात्मक साक्षात्कार, बी व्यक्तिगत साक्षात्कार, सी पैनल साक्षात्कार, डी समूह साक्षात्कार। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना आप लोग, बी व्यक्तिगत साक्षात्कार। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं बीएड कर रहे हैं, बीएड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपने कॉलेज के ग्रुप में जो भी चीज़ें ग्रुप बनाई जाती हैं इससे उसमें आप शेयर कर दिया करें प्लीज़। मैंने देखा है कई बच्चे जो भी फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें बच्चे स्टेटस में लगाते थे, जिस ग्रुप में मैं नहीं जुड़े थे कई ग्रुप में, तो उस ग्रुप में वो लोग शेयर करते थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है, तो आपका भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें। जो भी बच्चे हैं सभी को बताएं, इससे सभी को लाभ हो और व्यू आएगा तभी हम लोग कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। तो ये पेपर टफ माना जाता है, इस पेपर को आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, पढ़ना है, ठीक है। बीस लगे रहेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। बच्चे जो जुड़े हुए थे 74 नंबर 78 नंबर तक इसमें भी 80 में प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो आप भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं यदि आप कंटिन्यू सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो प्रश्न है प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है। ये बुद्धि के लिए, विज्ञान के लिए, सी व्यक्तित्व के लिए, डी अभिक्षमता के लिए। सही जवाब हो जाएगा 19 का, सी व्यक्तित्व के लिए। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न में से शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। ए 1946, बी 1955, सी 1956, डी 1966। सही जवाब हो जाएगा 20 का, सी 1956। अगला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि एक केवल दो विकल्पों का प्रयोग करें, बी विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं, सी मुख्य विचारों को प्रश्नों में रखें, डी एक ही प्रकार के सभी विकल्प रखें। तो बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि, तो सही जवाब हो जाएगा बी विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है? ए लघु उत्तरीय प्रश्न, बी बहुविकल्पी प्रश्न, सी निबंधात्मक प्रश्न, डी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 22 का, बी बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए? ए वस्तुनिष्ठ, बी लघु उत्तरीय, सी दीर्घ उत्तरीय, डी निबंधात्मक। तो छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने के लिए कैसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा इसका ए वस्तुनिष्ठ नहीं पूछना चाहिए। छात्र ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप पूछे से आप लोगों का एग्जाम होता है, इसमें क्या है आप लोग रटते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल भी रहा हूँ आप लोग रटिए। तो अगर रटने की प्रवृत्ति रोकना है तो वस्तुनिष्ठ नहीं पूछना चाहिए। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय या फिर निबंधात्मक, इसमें क्या लिखना रहता है, समझना रहता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ में क्या है, बच्चे रटते हैं, ठीक है। तो अगर रटने की प्रवृत्ति को रोकना है तो आपको ऑब्जेक्टिव अर्थात वस्तुनिष्ठ नहीं पूछना चाहिए। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? ए ज्ञानात्मक पक्ष, बी भावात्मक पक्ष, सी क्रियात्मक पक्ष, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का, सी क्रियात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है? ए चरित्रीकरण, बी अवधारणा, सी अनुमूल्यन, डी अनुक्रिया। तो भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो ए
चरित्रीकरण, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर कौन है? चरित्रीकरण। और सबसे निम्न आग्रहण। आप क्लियर रखना, ठीक है। कितने पक्ष हैं? 6, चाहे ज्ञानात्मक हो, भावात्मक, क्रियात्मक हो, सभी के 6 हैं, ठीक है। तो भावात्मक पक्ष में 6 कौन कौन से हैं? आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापना, चरित्रीकरण। चरित्रीकरण सबसे ऊंचा है, आग्रहण सबसे नीचा है। इसी तरह से ज्ञानात्मक में क्या है? ज्ञान सबसे नीचा, मूल्यांकन सबसे ऊंचा। क्रियात्मक पक्ष में क्या है? उद्दीपन सबसे नीचा, आदत निर्माण सबसे ऊंचा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, भूलना नहीं। भावात्मक पक्ष का सबसे नीचा स्तर आग्रहण है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया है। ए बी.एस. ब्लूम द्वारा, बी सिम्पसन द्वारा, सी कृथवाल द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी। सिम्पसन द्वारा जो है क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया था, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, 1969 में। और भावात्मक पक्ष का कृथवाल 1964 में। ज्ञानात्मक पक्ष का विकास बी.एस. ब्लूम 1956 में। तीनों पता होना चाहिए, पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष का संबंध है ए ज्ञान से, बी प्रशंसा से, सी मूल्यांकन से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी प्रशंसा से। भावात्मक पक्ष प्रशंसा से, किसी की प्रशंसा कर दीजिए तो आप देखिए वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और जो जिसे बोलते हैं चतुर लोग, ठीक है, तेज, तो वो लोग क्या करते हैं? किसी की प्रशंसा करके अपना काम भी निकालते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं चापलूसी, मक्खन लगाना। सही जवाब है, ध्यान रखना इसका, बी प्रशंसा। भावात्मक पक्ष का संबंध है प्रशंसा। अगला प्रश्न है 28, तो क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है। ए ज्ञान में, बी बोध में, सी प्रयोग में, डी मूल्यांकन में। क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, ज्ञान में। अगला प्रश्न है, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है। ए विश्वसनीय, बी वैध, सी व्यापक, डी विभेदीकरण। सही जवाब हो जाएगा ए विश्वसनीय। अगला प्रश्न ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण में विश्वसनीयता का तात्पर्य किसी परीक्षण की उस विशेषता से है जिसके अनुसार यदि एक ही परीक्षण किसी व्यक्ति को समान परिस्थितियों में जितनी बार हल करने को दिया जाता है तो उतनी ही बार उस व्यक्ति को उतने ही अंक प्राप्त होते हैं जितने कि उसे पहली बार प्राप्त हुए थे। उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति दिनेश की एक बुद्धि परीक्षण द्वारा 120 बुद्धि लब्धि अर्थात 1 प्राप्त होती है। कुछ समय उपरांत समान परिस्थितियों में उसी बुद्धि परीक्षण से उसकी बुद्धि लब्धि 120 ही निकलती है। मतलब कितनी बार भी आप परीक्षण करोगे 120 ही निकलेगी। इसी बार तीसरी, चौथी, पांचवी या कितनी बार भी आप परीक्षण करोगे सेम आएगी, ठीक है, 120 ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की परीक्षा पूर्णतः विश्वसनीय परीक्षण कहलाती है। जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता तो वह परीक्षा विश्वसनीयता होती है, ठीक है, विश्वसनीयता कहलाती है। अगला प्रश्न है, RCEM का पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा सी, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी व्यापकता, डी कठिनाई। तो किसी भी परीक्षण की अच्छी विशेषता नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, कठिनाई जो है ये अच्छी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की कम की जा सकती है, उसे बनाकर ए वस्तुनिष्ठ, बी विश्वसनीय, सी वैध, डी व्यवहारिक। सही जवाब हो जाएगा ए वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है, परिवर्त त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक, ए विश्वसनीय बनाकर, बी वैध बनाकर, सी वस्तुनिष्ठ बनाकर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी वस्तुनिष्ठ बनाकर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? ए संरचनात्मक, बी असंरचनात्मक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए संरचनात्मक। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? ए निबंधात्मक परीक्षण पद, बी बहुविकल्पी परीक्षण पद, सी सत्य असत्य प्रकार के परीक्षण पद, डी सही मेल प्रकार के परीक्षण पद। तो किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना ए निबंधात्मक परीक्षण। निबंधात्मक परीक्षण में क्या करता है? उत्तरदाता अपने से विचार को लिखता है, ठीक है, बाकी हर जगह तो पहले से बना रहता है। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है? ए प्रत्येक विद्यार्थी की उपलब्धि स्तर की व्याख्या करना, बी
विद्यार्थी के परस्पर किसी विषय में मजबूत व कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना सी। सामान्य कौशलों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि की जांच करना डी। उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न समानता हैं ए सत्य असत्य प्रकार के बी, सही मेल प्रकार के सी, निबंधात्मक प्रकार के डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न जो हैं ये खुले प्रकार के प्रश्न हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने विचारों को आप कैसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एकदम खुले प्रकार के हैं, ठीक है। सत्य असत्य में एक उत्तर होता है, सही मेल में भी एक उत्तर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? ए रिक्त स्थानों की पूर्ति, बी बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, सी सही मेल पद, डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा पूछ रहा है, प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक है। डी नहीं होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद कौन सा उदाहरण है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब बुक में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न हैं या फिर सही मेल वाले हैं, ये प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण पद हैं, ठीक है। प्रत्याभिज्ञान प्रकार की जो रिक्त स्थान की पूर्ति है, ये क्या है, प्रत्यास्मरण प्रकार का परीक्षण पद है। लेकिन बहुविकल्पी प्रकार के पद और सही मेल वाले ये क्या है, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण पद हैं, ठीक है। तो प्रत्यास्मरण दिया हुआ है तो रिक्त स्थानों की पूर्ति, या प्रत्याभिज्ञान दिया हुआ है तब वो सही मेल और बहुविकल्पी आएगा, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है ए अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, बी कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न हैं ए वर्णनात्मक, बी परिभाषात्मक, सी विश्लेषणात्मक, डी बहुविकल्पी प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी। हम लोग देख भी चुके हैं प्रत्याभिज्ञान में कौन आता है, तो बहुविकल्पी प्रश्न या सही गलत, ठीक है। अगला प्रश्न है, नकल की संभावना अधिक होती है ए निबंधात्मक परीक्षा में, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, सी साक्षात्कार, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, ठीक है। नकल की संभावना किसमें अधिक होती है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। आप देखे भी होंगे अगर लिखने वाला है तो उसमें नकल नहीं होती, लेकिन वस्तुनिष्ठ में भी जैसे पेपर वगैरह देख रहे हैं आप, बाहर आने की सूचना मिल रही है या फिर सत्य चाहा जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव में सभी लोग रट लेते हैं। वे लिखने वाला होता तो फिर कोई कैसे करता, तो बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं ए परीक्षण की रचना अत्यंत कठिन है, बी अत्यधिक परिश्रम समय एवं धन की आवश्यकता, सी छात्रों की कमजोरियों को जानना कठिन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना आप लोग, 42 का सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यह कथन किसने कहा है? ए आई के डेविस, बी कार्टर बी गुड, सी बी एस ब्लूम, डी बी एस स्किनर। सही जवाब हो जाएगा ए आई के डेविस। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकता है, ये ज्ञानात्मक क्षेत्र में, बी भावात्मक क्षेत्र में, सी मनोक्रियात्मक क्षेत्र में, डी उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है, ए अधिगम प्रक्रिया को सरल, बी मूल्यांकन प्रक्रिया को कठिन, सी शिक्षण के लिए विषय वस्तु को सरलता से समझना, डी शिक्षण प्रक्रिया वैज्ञानिक। तो उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा 45 का ए अधिगम प्रक्रिया को सरल। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया है, तो सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना बी ब्लूम के वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? ये मौखिक परीक्षा, बी लिखित परीक्षा, सी यौगिक परीक्षा, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है, ये अवलोकन विधि, बी अनुसूची विधि, सी परीक्षण बैटरी, डी समाजमिति विधि। तो मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है, सही जवाब हो जाएगा ए अवलोकन विधि। अगला प्रश्न है, संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है, इस सर्विस रिकॉर्ड से सेवा अभिलेख, बी मासिक मूल्यांकन, सी प्रतिदिन उपस्थिति, डी वार्षिक रिपोर्ट। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है तो वार्षिक रिपोर्ट। किसी प्रश्न आपको संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और प्रश्न संख्या जरूर डालें प्लीज, फिर से चेक किया जाएगा। संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है। ये प्रश्नावली बी, व्यक्ति वित्त अध्ययन सी, बैटरी परीक्षण बैटरी डी, प्रसंग अभिलेख। संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है, सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्ति वित्त आलेख, व्यक्ति वित्त अध्ययन। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है, सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना बी, व्यक्ति वित्त अध्ययन। अगला प्रश्न है, एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं। ए एक दूसरे पर आश्रित, बी एक दूसरे से अलग, सी एक दूसरे के विरोधी, डी उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं, सही जवाब हो जाएगा ए एक दूसरे पर आश्रित। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है। तो ए पदों की संक्षिप्त व्याख्या, बी अनुक्रिया की प्रवृत्ति, सी प्रश्नों के छोटे छोटे एकांश, डी प्रश्नों का विस्तृत उत्तर। सही जवाब हो जाएगा ए पदों की संक्षिप्त व्याख्या। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। ए प्रश्नों की संरचना, बी अधिगमकर्ता की मानसिक दशा, सी प्रशासन, डी नियोजन। सही जवाब हो जाएगा बी अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित है। ए प्रत्यास्मरण पर, बी पहचान पर, सी प्रत्यास्मरण और पहचान दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित है, तो सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना सी प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों पर। ठीक है, वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित है, सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना आप लोग सी प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों पर। तो वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों पर। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है। ध्यान रखना आप लोग, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है। ए त्रिदशा सूचक, बी मनोदशा सूचक, सी स्मृति सूचक, डी कार्यशैली सूचक। सही जवाब हो जाएगा 55 का, डी कार्यशैली सूचक। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं ए उद्देश्य, बी विषय वस्तु, सी प्रश्न प्रकार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं। ये मानव व्यवहार, बी चाल चलन, सी खाना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ए मानव व्यवहार। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। ए बी.एस. ब्लूम, बी सिम्पसन, सी पृथ्वाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ए बी.एस. ब्लूम। आप लोग ध्यान रखना, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है, तो बी.एस. ब्लूम। इस पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। ठीक, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, तो इसीलिए आप लोग कुछ चीजें हैं, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था, तो बी.एस. ब्लूम ने। ठीक है, 1956 में, ध्यान रखना। अगर भावात्मक पूछ ले कृथवाल, ठीक है 1964 में, क्रियात्मक पूछ ले तो सिम्पसन 1969 में। सारा क्लियर होना चाहिए आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना ए बी.एस. ब्लूम। अगला प्रश्न है, अच्छे मापन उपकरण अर्थात परीक्षण की कसौटी है उसकी ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है ए अनुमान, बी वस्तुनिष्ठता, सी वैधता, डी विश्वसनीयता। सही जवाब हो जाएगा ए अनुमान सबसे प्रमुख दोष है। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों को सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। ए जांच सूची, बी निरीक्षण, सी संचयी, डी रेटिंग स्केल। सही जवाब हो जाएगा बी निरीक्षण। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं। ये बालकों के लिए बी, जक्षों के लिए सी, गूंगे बहरों के लिए डी, उपयुक्त सभी के लिए। सही जवाब हो जाएगा 62 का, डी उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। ए वैधता, बी व्यक्तिनिष्ठता, सी व्यापकता, डी मितव्ययिता। सही जवाब हो जाएगा 63 का। ध्यान रखना, कौन से अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिनिष्ठता, बी इसका सही जवाब है।
अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे उपकरण की कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? तकनीकी कसौटियाँ, व्यवहारिक, तकनीकी, मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विभेदीकारिता, मानक, विशिष्टता। ठीक है। लेकिन अगर व्यवहारिक कसौटी में देखेंगे तो उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, ये हो गया। मितव्ययिता भी हो गई। ठीक है। उपयोगिता, ग्रहणता, प्रतिनिधित्वता, सुगमता, भाषा, संक्षिप्तता। ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ये सारी चीजें आपको मिल रही है। मितव्ययिता है। ठीक है। लेकिन कौन सा नहीं है इसमें ध्यान रखना। अच्छे उपकरण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो व्यक्तिनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको सब आपका ही विचार ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? ए जब कठिनाई मूल्य 50 हो, बी जब कठिनाई मूल्य 70 हो, सी जब कठिनाई मूल्य 0 हो, डी जब कठिनाई मूल्य 30 हो। तो किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? सही जवाब हो जाएगा ए जब कठिनाई मूल्य 50 हो। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है ए प्रशंसा, बी ज्ञान, सी ए बी, दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का बी ज्ञान। ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध किससे है? तो ज्ञान से। आपको पता है ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन है? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, सभी है। तो ज्ञानात्मक पक्ष के 6 हैं। बीएस ब्लूम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारे ज्ञानात्मक पक्ष के हैं। ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष का स्थान प्रथम स्तर ज्ञान है। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर ज्ञान है और अंतिम क्या है? मूल्यांकन है। उसे उच्च भी बोलते हैं। उच्च कौन सा है? मूल्यांकन। निम्न कौन सा है? ज्ञान। सारा क्लियर होते हैं। भावात्मक पक्ष कितने हैं? 6। कृथवाल ने प्रस्तुत किया था। अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण, ये सारे हैं। पहला क्या है? अग्रहण। अंतिम कौन है? चरित्रीकरण। अंतिम जो है वही उच्च है। भावात्मक पक्ष का स्थान प्रथम अग्रहण है। भावात्मक पक्ष का अंतिम स्तर चरित्रीकरण है। ठीक है। क्रियात्मक पक्ष के 6 पक्ष हैं। इसमें भी सिम्पसन ने प्रस्तुत किया था। उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर क्या है? उद्दीपन। और अंतिम क्या है? आदत निर्माण। अगला प्रश्न है, मानव व्यवहार के मापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए परीक्षण, बी आकलन, सी मापन, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 66 का ए परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण का ब्लूम प्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? तो एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? ए शैक्षिक उद्देश्य, बी प्रश्नों के प्रकार, सी ए बी, दोनों, डी में से कोई नहीं। तो एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी ए बी, दोनों, शैक्षिक उद्देश्यों और प्रश्नों के प्रकार दोनों पर। ठीक है। एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? तो ए बी, दोनों। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण की है? ए तकनीकी कसौटी, बी व्यवहारिक कसौटी, सी ए बी, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए तकनीकी कसौटी। वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण की है तो तकनीकी कसौटी की है। ठीक है। ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक प्रतिक्रिया प्रश्न के पद कौन से हैं? ए सत्य असत्य, बी सही गलत, सी ए बी, दोनों, डी में से कोई नहीं। वैकल्पिक प्रतिक्रिया तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 69 का सी ए बी, दोनों, सत्य असत्य, सही गलत, दोनों। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं? ए वैध, बी विश्वसनीय, सी ए बी, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी, दोनों। अगला प्रश्न है, निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? ए लघुत्तरी प्रकार के प्रश्नों से, बी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से, सी निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी। ध्यान रखना, निष्पक्ष मूल्यांकन सही जवाब हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को किस वर्ष में वर्गीकृत किया गया था? हम लोग बार बार बता रहे थे। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1964। भावात्मक पक्ष 1964 कृथवाल ने, क्रियात्मक पक्ष 1969 सिम्पसन, ज्ञानात्मक पक्ष बीएस ब्लूम 1956। सभी क्लियर होना चाहिए, आपको पूछा जाता है। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को 1964 में कृथवाल ने वर्गीकृत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रशंसा संबंधित है? ए ज्ञानात्मक पक्ष, बी भावात्मक पक्ष, सी मनोक्रियात्मक पक्ष, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 73 का बी भावात्मक पक्ष। ठीक है, भावात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है 74, किस तकनीक का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने में किया जाता है? ए निर्धारण मापनी, बी समाज मिति, बी प्रक्षेपी तकनीक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना, सी प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है?
तो ए मानव व्यवहार का अध्ययन, बी स्वभाव का अध्ययन, सी चैत्रीकरण का अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मानव व्यवहार का अध्ययन। अगला ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक अनस्तसी हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्रमित मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। ये तो हम लोग देख भी चुके हैं यूनिट फर्स्ट में, तो ये सही नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बोध का कार्य सूचक क्रिया नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, प्रत्यास्मरण। अगला प्रश्न है, कौन सा थर्स्टन का पीएमए नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, संवेग नहीं है, स्मृति तर्क है। अगला प्रश्न है, वाक्य पूर्ति विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है। सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, प्रक्षेपी विधियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, परिस्थिति परीक्षण। अगला प्रश्न है, विचारात्मक प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 81 का ध्यान रखना ए, अनेक सही उत्तर वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है 82, एक अध्यापक किस प्रकार के विचारात्मक प्रश्न पूछता है? एक ए सही उत्तर, ए एकल सही उत्तर प्रश्न, बी सटीक सही उत्तर, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो एक अध्यापक किस प्रकार के विचारात्मक प्रश्न पूछता है? सही जवाब हो जाएगा ए, एकल सही उत्तर वाले। अगला प्रश्न है, सीखने के आकलन के विचार का उपयोग करता है। सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, रचनात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, स्कूल में पाठ आगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 84 का ध्यान रखना सी, ए बी दोनों, छात्रों के व्यक्तित्व में समायोजन की सेवा पाने के लिए छात्रों को दुनिया के रिवीजन कार्य से परिचित कराना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, NCERT। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए निवेदन है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें कॉलेज के ग्रुप, जिससे बच्चे सभी को लाभ हो और व्यू आए तो अच्छा लगता है। प्रश्न है, संरचनात्मक मूल्यांकन है। सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता है? ए मापन एवं मूल्यांकन शरणार्थी नहीं होते, बी मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, सी अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, मापन एवं मूल्यांकन शरणार्थी नहीं होते, ये मेल नहीं खा रहा है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए अध्यापक को उपयोग करना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा 88 का ध्यान रखना ए, विभिन्न अधिगम क्षेत्रों में बाल विकास पर ध्यान दें। अगला प्रश्न है, रचनात्मक आकलन के लिए EBS है। सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, अधिगम के लिए आकलन। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया? सही जवाब हो जाएगा 90 का बी, BS ब्लूम। अगला प्रश्न है, बाल अंतर्बोध परीक्षण तकनीक है। एक क्रमिक तकनीक, बी रचना तकनीक, सी अभिव्यक्ति तकनीक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, रचना तकनीक। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए भावात्मक पक्ष का विकास किया गया। सही जवाब हो जाएगा 92 का ध्यान रखना ए, कृथवाल द्वारा। ध्यान रखना, भावात्मक पक्ष कृथवाल, क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन, ज्ञानात्मक पक्ष BS ब्लूम, सभी महत्वपूर्ण है 1964 में। अगला प्रश्न है, सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ या नहीं में उत्तर देता है? सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, प्रतिबंधित। आप लोग ध्यान रखना, करीब 127 प्रश्न है, पूर्व प्रश्नों को आप लोग देखिए, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 94 का बी, अनुसूची से। अशाब्दिक निर्माण मापनीय है, तो सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, आत्मनिर्धारण विधि। निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है, ये निर्णायक, बी विषयी, सी सातत्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, विषयी। अगला प्रश्न है, अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है। ए वैज्ञानिक, बी काल्पनिक, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, बोध का आधार होता है। ए अत्यंत सूक्ष्म, बी गहरा, सी अलौकिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
बहुविकल्पी प्रश्नों बच्चों डॉट डॉट की योग्यता का आकलन करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 99 का ए, सही उत्तर की पहचान करने। अगला प्रश्न है, आकलन के उपकरण हैं ए साक्षात्कार, बी अनुसूची, सी प्रश्नावली, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, अवलोकन के प्रकार हैं ए स्वावलोकन एवं वाह्य अवलोकन, बी नियोजन तथा अनियोजित अवलोकन, सी प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष अवलोकन, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। व्यक्ति को विभिन्न व्यवहारों का मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा सी, आकलन के उपकरण और आकलन की तकनीकी दोनों। समाज में व्यक्ति की गतिशीलता के बारे में अध्ययन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, समाजमिति तकनीक के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती है। सही जवाब हो जाएगा 104 का बी, प्रक्षेपी तकनीकी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए अंक अथवा संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, निर्धारण मापनी में। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं ये साक्षात्कार, बी परीक्षण, सी अवलोकन तकनीक, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। संचयी आलेख की आवश्यकता होती है, तो सही जवाब हो जाएगा 107 का, ध्यान रखना, सी, कार्यालयों और विद्यालयों दोनों में। संचयी आलेख के द्वारा विद्यालय में प्रायः छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाता है, जैसे छात्रों की उपस्थिति, योग्यता, शैक्षिक प्रगति, पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं, रुचियां, व्यक्तित्व, पाठ प्रयोगात्मक कार्य, सहभागिता आदि। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुणों के मापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा बी, निर्धारण सूची। चिन्हांकन सूची का प्रयोग करते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, ए बी दोनों। समूह गुणों को जानने के लिए, व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं, किसका कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, स्किनर महोदय का। मॉडल अलग मॉडल पेपर में देखिए तो प्रश्न ये आया हुआ था, गलत दिया गया है, सी, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, संगोष्ठी नहीं है, अवलोकन, परीक्षण, साक्षात्कार है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किस अभिलेख में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, संचयी आलेख में। अगला प्रश्न है, एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा बी, अवलोकन तकनीक का। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ए, स्वाआख्या तकनीक का। अगला प्रश्न है, रोरसा का मसी लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रक्षेपी तकनीक का। अगला प्रश्न है, मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, ग्लेडाइट्स। अगला प्रश्न है, कुछ संबंधित परीक्षणों अथवा उप परीक्षणों के एक निर्देशित समूह को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, परीक्षण बैटरी। अगला प्रश्न है, चेकलिस्ट किसका उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 119 का ए, अवलोकन तकनीक का। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीय। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है विशिष्टता, वैधता, वस्तुनिष्ठता आदि। सही, ठीक है। उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं ए, उपयोगिता, मितव्ययिता, स्वदेश पूर्णता, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यापकता। अगला प्रश्न है, परीक्षण का जन्म व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने के लिए हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, सत्य परीक्षा। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा बी, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, बुक में आप जाकर देख सकते हैं। अप्रतिबंधित प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली, चित्रात्मक
प्रश्नावली। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली सूची संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए, परिपरीक्षा आकार से। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, 3 Rs। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 127 का ए, मुक्त उत्तरी परीक्षा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है आप लोगों से। तो आप लोग ध्यान रखना, जैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट PD 401 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। और नीचे जस्ट देखेंगे तो लिंक आप प्ले लिस्ट PD 40 ऑल पेपर दिया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे सभी पेपर की आपको क्रम से मिल जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो एग्जाम है अप्रैल में दिया गया है, फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप अप्रैल मान के चलिए, फर्स्ट या फिर मिड या फिर लास्ट में, या बहुत ज़्यादा जाएगा तो मई फर्स्ट वीक में, लेकिन अभी जब तक डेट शीट नहीं आती, क्लियर नहीं है, लेकिन अभी आप अप्रैल में ही मान के चलिए। तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, जम के पढ़िए, ठीक है। जो अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे 401 अर्थात एकदम के लिए आकलन का यूनिट 3 परीक्षण का निर्माण, 4 यूनिट है, अगर आप सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है। BD 402 को भी देखेंगे। तो BD 401 है बहुत ही टफ माना जाता है, बहुत टफ मतलब जो नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। हर बच्चे इसमें 78 74 अंक भी प्राप्त किए हैं, हमने दिखाया भी है बच्चों को, जो बच्चे अपने से जुड़े थे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आपको भी पता है सीमित है राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो कॉलेज है, 4 जिले, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, ठीक है। तो अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, 4 जिले में मैक्सिमम बच्चे नहीं हैं, तो फिर आप लोग समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, व्यू आता रहेगा, हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके BEd कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।